Today I want to teach fundamental forces in nature. How many number of fundamental forces in nature? And what is the meaning of fundamental forces? First of all, you have to know what fundamental. Fundamental, it means what? Do you know about fundamental rights? Are you understand? And you are already familiar with fundamental rights from 7th class, from 8th class. आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होगा। एनसीईआरटी किताब की हर एक सब्जेक्ट पर एक फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। एक तरफ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पिक्चर होता है और दूसरी तरफ उसके नीचे फंडामेंटल राइट्स जो 5 है वो लिखे गए। इसका मतलब है कि फंडामेंटल के बाद भी कुछ और भी बात हो सकता है। मैं प्रीवियस लेक्चर एक केमिस्ट्री पर दिया है, फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स और इसकी चर्चा हमने उस प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी किया है, आप उसको देख लें। हम चर्चा करना चाहते हैं फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, इसका मतलब और भी फोर्सेस होंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अलावे भी बहुत सारे आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि वो सबके लिए है। प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, और एक खेतों पे मजदूर करने वाले, ईंटा भट्टी चिमनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सभी पर वो फंडामेंटल राइट्स लागू होता है। वो फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके सिवाय भी, इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं। तो सिमिलरली मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्स 4 ही माना गया है। अब उस फंडामेंटल फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, ये बातें एनसीईआरटी किताब में लिखी गई है और उसको आप वर्डिंग करके पढ़ लेंगे। हम तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना देते हैं, वर्डिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है, बट टेक्स्ट बुक का वर्डिंग करके अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए कि वही पढ़ाई अच्छी है, अदरवाइज तो पढ़ाई बड़ा मुश्किल है। जितने भी यूट्यूब की पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है या लेक्चर देकर पढ़ाई है, वो पढ़ाई अच्छी नहीं है। हम कभी कभी बायोलॉजी का वर्डिंग करा देते हैं, करा भी देते हैं, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आगे के चैप्टर होंगे, वेक्टर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, इसमें वर्डिंग करके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। चलिए, फर्स्ट आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। You have already learned that this force from 9th class। 9th क्लास में इसका तो एक्सप्रेशन भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो बताने की जरूरत नहीं है। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। अभी आपको पता नहीं होगा, हम तो 9th क्लास में ही सारी बच्चों को पढ़ा देते हैं वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है। मैं वेक्टर में आप इसका डिटेल से चर्चा करूंगा। और ये इक्वेशन
आपको 9th क्लास के फिजिक्स में आपको मिलेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑल सेलेस्टियल बॉडीज पर लागू होता है। सेलेस्टियल बॉडीज डू यू नो, जो आकाश में बॉडीज है उसके बारे में, और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी लागू होता है। हालांकि इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में धरातल से यूज हुआ है, बहुत काफी यूज हुआ है। तो ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जितने भी बॉडीज है सेलेस्टियल बॉडीज ऑल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप हमको खींचते, मैं आपको खींचता हूं, लेकिन आपको कैसे लगेगा? और महाशय न्यूटन जी ने इसी पर तो कहे कि भाई मेरे सामने एप्पल गिर गया, एप्पल गिर गया, निश्चित तौर पर क्या है, कुछ तो खास बात है धरती में। और बहुत बड़ी, इसको आप चैप्टर जो है ये इसी 11th क्लास के फिजिक्स में लास्ट चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, फर्स्ट में आपको पढ़ना है। तो लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट वन फर्स्ट, ये पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर ही दिया हुआ है इसी पर बेस्ड। तो आइए इसके आगे हम दूसरा फोर्स पर चर्चा करते हैं, क्या है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक है आपका मैग्नेटिक फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है देयर आर टू फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो एक चार्ज है, सपोज दैट ये कोई चार्ज है, इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक, राइट, तो इस पर एक फोर्स लगेगा एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू Q। ये आप 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए 12th फिजिक्स चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2, और 12th में भी दो फिजिक्स है, पार्ट 1 में है, पार्ट फर्स्ट। अब बात को समझिए, ये तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको या तो डॉट से दिखा सकते हैं या इसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। आपने 10th क्लास पास करके आया है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप वहां पर चर्चा है। हम सिर्फ आपको मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा वह Q एंड B क्रॉस B, B क्रॉस B। इसका मतलब क्या है B क्रॉस B, ये बात समझिए। तो ये आपका बन जाएगा QBB साइन थीटा, राइट, क्लियर। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे मोशन इन अ प्लेन, तो वहां पर वेक्टर पढ़ाएंगे। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइन थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। हम डिटेल्स इसकी बात नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो इसमें क्या है, एक आपको लॉरेंट फोर्स पढ़ना होता है, लॉरेंट फोर्स। और फिजिक्स में दो बातें ही हैं, एक यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ लॉ एंड रिडक्शन, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन एंड लॉ ऑफ रिडक्शन। तो ये लॉ ऑफ यूनिफिकेशन के थ्रू आता है। बात को समझिए, यूनिफिकेशन का मतलब होता है दो फोर्सेस को कंबाइन कर देना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, तो एक फोर्स आपका बन जाता है एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यू नो, राइट। और इसके जगह पर हम लिखेंगे QE एंड प्लस इसके जगह पर लिखेंगे Q एंड B क्रॉस B, क्लियर।
दिस इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। यानी चार्ज की बात अब कीजिए तो चार्ज इलेक्ट्रिक उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को कंबाइन करते हैं तो लॉरेंट फोर्स। ये 12th क्लास के चैप्टर 4 में पढ़ना है। चैप्टर 4 लीजिए, चैप्टर 4। ये नीचे दिख नहीं रहा है क्या? नहीं यार, नीचे का थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ यार। और लॉरेंट फोर्स तक तो दिख गया है। हाँ आइए चलिए यहां से लिख देता हूं। एक टॉपिक है आपको चैप्टर 4 फिजिक्स 12 और पार्ट फर्स्ट में पढ़ना लॉरेंट फोर्स के बारे में। बात समझिए और इसका वर्डिंग करके देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम तो आपको न्यूमेरिकल फार्मूला बता रहे हैं, इसमें फार्मूला नहीं दिया गया है। अब आपको एक है क्या, एक है ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड, ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही आपको लग रहा होगा न्यूक्लियस है ना। तो भाई आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। ये है अट्रैक्शन। और इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। क्लियर बात आप समझ रहे हैं, रिपल्सन है। तो कहानी क्या है, इस बात को समझिए। न्यूक्लियर फोर्स है और ये न्यूक्लियस है। अब आप सोडियम की चर्चा कीजिए। सोडियम में आपका प्रोटॉन कितना है, 11 है, 11 प्रोटॉन, राइट। अब भाई आप सोच करके देखिए, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। थोड़ा धीरे इस टॉपिक पर बोल रहा हूं, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगा। तो दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। तो फिर इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है भाई। ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, इस तरीके से बहुत सारे प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन की आप बात करके देखिए, प्रोटॉन एक दूसरे से बंधा हुआ है टाई-अप न्यूक्लियस के अंदर। जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, when these protons repel to each other, ये प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता है। तो फिर ये छोटे से न्यूक्लियस में, भाई आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम आपको दिख ही नहीं रहा, नेकेड आई से आप एटम नहीं देख रहे हैं, यू कांट सी एटम विद नेकेड आई। तो एटम को नहीं देख रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसको आप कैसे देखेंगे, न्यूक्लियस को आप कैसे देखेंगे। और उस न्यूक्लियस के अंदर ये साहब प्रोटॉन लोग पैक है। तो क्यों पैक है, पैक करने वाली फोर्स क्या है, किस फोर्स से वो पैक है भाई, रिपल्सन है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन है, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, रिपेल टू ईच अदर। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई आप ध्यान रखिएगा, 2008 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको महामशीन एक्सपेरिमेंट हुआ। बिग बैंग कैसे बना, बिग बैंग से ये दुनिया कैसे बनी,
बिग बैंग थ्योरी क्या सही है? दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग नेबुलर थ्योरी तो रिजेक्टेड हो गया है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आज उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट। जेनेवा में 32 किलोमीटर का टनल बना दिया गया, 32 किलोमीटर टनल बना दिया, सुरंग बना दिया, और उसके अंदर एक कोने से एक प्रोटॉन और दूसरे कोने से दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन को कोलिजन कराना था। अंदाजा, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, एक टनल, ठीक राइट। यहां से प्रोटॉन को और यहां से प्रोटॉन को भेजा गया। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एक दूसरे के पास एक ऐसे पहुंचेगा तो रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। इसका मतलब इस दोनों को हाई स्पीड से फेंकना होगा, और चार्ज पार्टिकल को फेंकने के लिए साइक्लोट्रॉन नाम का एक मशीन तैयार किया गया। अब टाइप कीजिएगा, वो भी चैप्टर 4 में ही पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन चैप्टर 4 में ही पढ़ना है, 12th क्लास के फिजिक्स पार्ट 1 में, 4th साइक्लोट्रॉन। तो इस सुरंग के अंदर अब देखिए एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन, ये कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स F = K Q1 Q2 अपन R², ये फेमस फार्मूला है भाई, एक कूलम्ब्स का फार्मूला है, न्यूटन साहब का नहीं, न्यूटन में मास लगा हुआ है और वहां जी लगा हुआ है, बात को समझिए। ये इतने फोर्स से रिपेल करेगा, जब नजदीक में आएगा तो R आपका घटता जाएगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब फोर्स बढ़ता चला जाएगा, फोर्स बढ़ता चला जाएगा, राइट। और फोर्स बढ़ता चला जाएगा, एक दूसरे के पास आएगा। पता है आपको, उस दिन किसी कारणवश वो मशीन जो बनी थी, वो मशीन में कुछ गड़बड़ हो गया, तो 2008 का जो एक्सपेरिमेंट है वो रुक गया। पता है पूरी दुनिया के लोग डर रहा था कि धरती फट जाएगा, इतना एनर्जी होगा कि धरती रहेगा ही नहीं, यानी जान पर खेल करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि क्या बिग बैंग थ्योरी सही है या गलत। उसके 4 साल के बाद 2012 में एक्सपेरिमेंट ये दोबारा, आप जब ये टाइप कीजिएगा गूगल पर महामशीन एक्सपेरिमेंट प्रयोग, उसको इंग्लिश में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर बोला जाता है शायद। अभी बात पर बात चली है भाई, मैं रट करके नहीं आता कि क्या बात निकल जाए, अपने से निकल गया तो बोल देता हूँ। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर करके, या हिंदी में आप उसको, हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे हिंदी में, महामशीन प्रयोग। उसी में मेसॉन पार्टिकल का खोज हुआ था, मेसॉन पार्टिकल, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया, गॉड पार्टिकल निकला, गॉड पार्टिकल। बातें समझ, तो अंदाज लगा लीजिए कि उस महामशीन में 2 प्रोटॉन को फेंका गया हाई वेलोसिटी से, जो एक दूसरे से टकराएगा, तो कहा गया कि इतनी काफी एनर्जी निकलेगी कि धरती खत्म हो जाएगा और लोग सेंसिटिव, क्या हम लोग नहीं बचेंगे। ये उसी एक्सपेरिमेंट पर दिमाग का दुनिया के सारे लोग। तो भाई ये सोडियम के अंदर आप 11 प्रोटॉन को रखे हुए हैं, ये सोडियम कैसे 11 प्रोटॉन को रखे हुआ है? 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके दूर भगाएगा, तेजी में भागेगा, लेकिन एक छोटे से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का रेंज आप समझ लीजिए ना, 10⁻⁻15 में आता है, इनवर्स 15 में, शायद फर्मी मीटर बोला जाता है इसको, मीटर में, मीटर। इतने छोटे प्लेस में, इतने छोटे प्लेस में आपका 11 प्रोटॉन रखा गया, तो कोई ताकत होगी जो 11 प्रोटॉन को बांध करके रखा है। 11 प्रोटॉन को बांधने वाली कोई ना कोई तो पावर है। 11
प्रोटॉन को बांध करके एक छोटे से प्लेस में रखे हुआ है। अब आयरन में देखिए, आयरन में कितना प्रोटॉन है, 26 है। यार एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा, कुछ तो खास बात है। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसको माना गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसका नाम रखा गया है। बातों को समझिए। अब स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियर फोर्स कितना बड़ा है अंदाजा आप लगा लीजिए। तो इस बात को आपको पकड़ करके रखना है, प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध करके रखना है। एक और फोर्स है, आपको मैं बता दूं, उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया जाता है। फोर्थ फोर्स है ए वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका नाम में दिया है, एक ये घटना है भाई। अब बात को समझिए, एक फेनोमेना है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडियो एक्टिविटी। ये 12th क्लास के चैप्टर शायद 12-11 में आइटम है, 11th में, हाँ 12th चैप्टर है। 12th क्लास में न्यूक्लियस एक चैप्टर है, 12th पार्ट 2 में है, ध्यान रखिएगा। ये पार्ट 2 फिजिक्स के पार्ट 2 में है पढ़ना, रेडियो एक्टिविटी। इसमें न्यूक्लियस से, एटम के न्यूक्लियस से देयर आर थ्री रेज emerge from the nucleus of an atom। लेकिन सभी से नहीं होगा, सभी से नहीं होगा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से शुरू होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपको मैं बता दूं, लेड, इसका एटॉम पीबी है सिंबल, एंड एटॉमिक नंबर है आई थिंक 82। 82 एटॉमिक नंबर के बाद जितना भी एलिमेंट है ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसके न्यूक्लियस से देयर आर थ्री रेज, one is called alpha rays, other is called beta rays, and third one is gamma rays। Gamma rays, there are three rays, one is alpha, alpha is positively charged, इस पर डबल चार्ज होता है, and beta ray is negative charge, इस पर -1 चार्ज होता है, and gamma rays न्यूट्रल होता है। जिस तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आप याद रखें वो पार्टिकल है, ये रेज है, ध्यान रखना है, ये रेज है। एंड ऑल थ्री रेज आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आयरन को माना जाता है, Fe आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। ये सारे डिटेल से आप वो 12th क्लास के न्यूक्लियस चैप्टर है पार्ट 2 में, उसमें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमने चर्चा सिर्फ किया कि देयर आर फोर फोर्सेस, बात को समझ, देयर आर फोर फोर्सेस, और जो नेचर में एग्जिस्ट करता है ये फंडामेंटल फोर्सेस। अब डेराइव्ड फोर्सेस में बहुत सारे आएंगे, फोर्स ऑफ बायनेंसी है, टेंशन है, टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में आपको आता है, थ्रस्ट है, प्रेशर है, ये सब डेराइव्ड फोर्स है। डेराइव्ड फोर्सेस तो इनफाइनाइट, और आने वाले समय में आप लोग खोजेंगे तो और बन जाएगा, ठीक, राइट। अब इस फोर्सेस का क्या है, समटाइम्स एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी बात को आपको बता दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब पूछा भी गया, आपसे पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, which force is strongest, right?
ऑप्शन आपका दे देगा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जीएफ लिख दिया, बात को समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड में आपको लिख दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ। थर्ड में लिख दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ में लिख दिया वीक न्यूक्लियर। हम शॉर्ट में लिखे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। तो देखिए आपको इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसमें आपका वीकेस्ट फोर्स बन जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट। याद रखिएगा ये सबसे दुनिया की कमजोर फोर्सेस है वीकेस्ट फोर्स, बात को समझिए, वीकेस्ट फोर्स है। अब इस सब को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, बातें समझिए। तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फर्स्ट पोजीशन देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड नंबर पर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड नंबर पर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आगे न्यूक्लियर फोर्स है तो वो कितना पीछे कैसे रहेगा, और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। बातों को समझिए, एक वांडरवाल फोर्स आता है भाई, वो डेराइव फोर्स है, बात आप समझ लीजिए। ऐसे आपको ये चारों में आपको काउंट करना है कि कौन है वीकेस्ट, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर हम और भी फोर्सेस की बात करें तो वंडरवॉल फोर्स ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट है वंडरवॉल फोर्स। और इसका इक्वेशन भी है, अभी याद नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर है, आई थिंक चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 5 है, और ये केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री 11th क्लास आपको पढ़ना है, 11th क्लास, ये सेकंड लिखा गया 11, और पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 11th क्लास पार्ट 1 में पढ़ना है। ये बात समझिए, जब फोर्सेस की चर्चा होती है तो थोड़ी सी कहीं कहीं से फिलॉसफी अगर जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सवाल उठता है, सिकंदर महान, डू यू नो सिकंदर महान, हालांकि महान तो बहुत थे, वो महान किस बात का, वो तो हार कर चले गए। हमारे देश के, हमारे जन्मभूमि के आचार्य चाणक्य जी की नीति, दुनिया से जीत कर आने वाला सिकंदर ब्यास नदी पर वो हार गया और लौटना पड़ गया। वो लौटने वाले सिकंदर जब लौट रहे थे तो भारत के एक ऋषि मुनि को कहा कि मुझे ये सब पूछना है, ये समझना है कि भारत के ऋषि मुनियों में बहुत बड़ी ताकत होती, और मैं आपको भारत से यूनान ले जाना चाहता हूँ। वो ऋषि ने कहा सिकंदर से कि तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। सिकंदर कह रहा है कि हमारी तलवार की लोहा दुनिया मानती है, अगर आप नहीं जाएंगे तो इस तलवार से आपकी गर्दन काट दी जाएगी। वो संत ठंडी में वो धूप ले रहे थे। जब सिकंदर ने ये बात कहा कि हमारी खड़ग से आपकी गर्दन काट दी जाएगी अगर शर्त मंजूर ना हो तो आपको यूनान चलना होगा, तो वो संत कहते सिकंदर जरा सा साइड हो जा, तू मुझे धूप की थोड़ी सी गर्मी लेने दे, तू थोड़ा साइड हो जा। और सिकंदर साइड हुआ, और सिकंदर को वो कहते हैं कि सिकंदर हम वो नहीं जो तुम्हारी तलवार काट सके, और तुम्हारी तलवार जिसे काट दे वो मैं नहीं। सिकंदर कहा कि
जिससे दुनिया डरती है, जिससे दुनिया कांपती है। और ऐसे लोगों को एक साधारण भारत का ऋषि मुनि यह कह रहा है कि हम वो नहीं जिसकी गर्दन तुम्हारी तलवार काट दे, और तुम्हारी तलवार जिसे काट दे वो मैं नहीं। अंदाज लगाओ वो फोर्स क्या होगा। भारत के ऋषि मुनियों के पास वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फोर्स है। उस फोर्स को आप लोग सर्च करके देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज ये फंडामेंटल फोर्सेस को समाप्त कर रहा हूँ। और आई थिंक ये चैप्टर में अब कुछ खास बात बचा हुआ है नहीं, हाँ नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।